तो हमने लास्ट वीडियो में सेक्शन 5 तक कवर कर लिया था। आज हम देखते हैं सेक्शन 6, लेकिन उससे पहले समझते हैं प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम प्रॉपर्टी को एकदम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो कोई भी राइट अगर किसी इंसान के पास है तो वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उस राइट को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो सेक्शन 6 कहता है कि प्रॉपर्टी किसी भी तरह की ट्रांसफ़र हो सकती है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। तो इस वजह से हमें प्रॉपर्टी को वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस में समझना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी में बहुत सारी चीज़ आ सकती है। जो भी किसी पर्सन का राइट है वो उसकी प्रॉपर्टी कहला जा सकती है। और जो प्रॉपर्टी में उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास घर है तो वो उसका मेन ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांसफ़र उसकी प्रॉपर्टी मतलब उसके घर का भी हो सकता है, या फिर उसके साथ जो सबऑर्डिनेट राइट्स एसोसिएट होते हैं उसका भी ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि अगर कोई घर है वो अपना घर सेल कर देगा तो उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अपना उसमें प्रॉपर्टी को लीज़ पर देता है तो वो उसमें जो ट्रांसफ़र करेगा वो ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एन्जॉयमेंट, जो उसका सबऑर्डिनेट राइट आता है मेन ऑब्जेक्ट के साथ, उसका ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ट्रांसफ़र दोनों चीज़ों का हो सकता है, मेन ऑब्जेक्ट का भी और सबऑर्डिनेट राइट्स जो उस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। तो अब हम देखते हैं सेक्शन 6 क्या कहता है। तो सेक्शन 6 बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो उससे पहले हमें समझना चाहिए कि मेन रीज़न क्या है कि किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। अगर हम इसको देखें तो इसमें 3 कैटेगरी में हम इस क्लासीफाई कर सकते हैं कि किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाई जा सकती है। पहला पॉइंट है पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई भी ट्रांसफ़र अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे स्टाइपेंड्स मिलते हैं जो मिलिट्री रिटायरमेंट लोग हैं, या फिर उनको पेंशन्स मिलती है जो गवर्नमेंट से रिटायर हो गए हैं लोग, तो अगर उसको कहीं और ट्रांसफ़र कर देंगे तो वो अगेंस्ट पॉलिसी होगा, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी दैट पेंशन्स और स्टाइपेंड्स नॉट टू बी ट्रांसफर्ड बिफोर दे आर पेड आउट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है दैट द राइट इज़ पर्सनल टू द वन एक्सरसाइजिंग इट। इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका मतलब है कि जो राइट है वो बस उसी इंसान के लिए है जिसको वो राइट मिला हुआ है। इसके हम एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई विडो है और उसके लाइफ इंटरेस्ट में कोई प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट उसको लाइफ इंटरेस्ट में मिला है उसको, कि मतलब जब तक वो जिंदा है जब तक वो उसमें रह सकती है, लेकिन उसके बाद उसका कोई उस पर हक नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी है उस पर उसका राइट तो है, लेकिन वो उसका रिस्ट्रिक्टेड राइट है, वो पूरा राइट नहीं है। तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो नॉन ट्रांसफरेबल है। तो ये एक दूसरी रेस्ट्रिक्शन है कि जो राइट है वो पर्सनल है, वो उसी के लिए है और किसी के लिए नहीं है वो राइट, इसलिए वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। थर्ड पॉइंट है कि जो जो राइट है वो बहुत नेचुरल वे में किसी लार्जर राइट से कनेक्टेड है। तो जो हम छोटा सबॉर्डिनेट राइट है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अनलेस जो लार्जर राइट है वो ट्रांसफ़र हो। इसको अभी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करता है तो उसी के पास राइट है कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सके। अब कोई और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, या ये जो डिस्पोज ऑफ का जो राइट है ये किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत नेचुरल वे में कनेक्टेड है लार्जर राइट से। जो सबऑर्डिनेट राइट है वो लार्जर राइट से बहुत नेचुरल वे में कनेक्टेड है। तो हमने 3 रीजंस देखे जिसकी वजह से ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। पहला है पब्लिक पॉलिसी। अगर कोई ट्रांसफ़र अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होगा तो उस पर रिस्ट्रिक्शन होती है, उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। दूसरा है अगर कोई राइट रिस्ट्रिक्टेड है उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है अगर कोई राइट लार्जर राइट का सबऑर्डिनेट राइट है जो कि उससे नेचुरल वे में काफ़ी कनेक्टेड है, तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 6 में बहुत सारे एक्सेप्शंस दे रखे हैं जो जो कि बताते हैं कि ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो हम आज आज की वीडियो में सेक्शन 6
सब क्लॉज ए पर फोकस करेंगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सेक्शन 6 सब क्लॉज ए में कहते हैं कि जो चांस है कि द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सेडिंग टू एन एस्टेट, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई चांस है अगर किसी के फादर कोई सेपरेट प्रॉपर्टी ओन करते हैं और उनका एक सन है, तो जब उनके फादर की डेथ हो जाएगी तो उस सन को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन ये एक चांस ही है, ऐसा भी है कि उसके फादर अपने डेथ से पहले किसी एनजीओ में या किसी और को वो प्रॉपर्टी डोनेट कर दें, अपने विल चेंज करके उस सन को प्रॉपर्टी ना दें, क्योंकि वो उनकी सेपरेट प्रॉपर्टी है, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका पहला ए सब क्लॉज है, उसमें यही है कि द चांस ऑफ एन हेयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, कि जो उसका चांस है, तो इसमें ये सन ऐसे नहीं कर सकता है कि अभी किसी के साथ एग्रीमेंट में आ जाए कि मेरे को ये प्रॉपर्टी तो मिलने वाली है, कि मेरे फादर के डेथ के बाद मेरे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो मैं अभी इसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, या फिर जब मेरे को मिलेगी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा और आप मेरे को अभी इतने पैसे दे दो। ये ट्रांसफ़र इनवैलिड है, जब तक उसके पास वो प्रॉपर्टी ओन नहीं करता है वो उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। या फिर कोई भी चांस जिसमें किसी रिलेशंस की तरफ से अगर वो प्रॉपर्टी आती हो, जैसे ऊपर में हेयर से आ रही है, इसमें कोई रिलेशन से आ रही है, या फिर और एनी अदर मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ अ लाइक नेचर, जैसे ऊपर दो पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं, या फिर ऐसी और कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो, वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। इंडियन लॉ में जो ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेंसी है या फिर अग्रीमेंट टू ट्रांसफ़र है कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे साथ ऐसा होएगा, ये वॉइड है, ये वैलिड नहीं है, ये इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में। एन अग्रीमेंट टू असाइन अ स्पेस एक लैटिन वर्ड है, इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है होप। तो अगर कोई असाइन करना चाहता है होप को अग्रीमेंट में, वो नल और वॉइड है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी जो बंदा वो उसको ट्रांसफ़र करना चाहता है उसका प्रेजेंटली कोई राइट नहीं है उस प्रॉपर्टी में, उसके पास बस चांस है कि वो सक्सीड करेगा प्रॉपर्टी किसी टाइम फ्यूचर में, उसका प्रेजेंट में कोई राइट नहीं है, तो ये उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और ये एक लीगल रूल है कि अ पर्सन कैन ओनली ट्रांसफ़र व्हाट ही ओन्स। तो जो कोई भी एक वारिस है उसका कोई भी राइट नहीं है प्रॉपर्टी में जब तक उसके जो प्रीडिसेसर हैं, जो उसके पिता हैं, वो जब तक अलाइव है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक मैगज़ीन पे बेस्ड है, जो कि है नेमो एस्ट हेरियस विविंतिस, यहाँ पे लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि कोई भी वारिस नहीं है जब तक उनके प्रीडिसेसर अलाइव हैं। जो वारिस बनते हैं उनकी डेथ के बाद ही बनते हैं, उससे पहले कोई भी वारिस नहीं है। नो वन इज़ एन हेयर ड्यूरिंग हिज प्रीडिसेसर लाइफ टाइम। तो अगर कोई भी ट्रांसफ़र होता है जो कि एक मेयर पॉसिबिलिटी पे हो रहा है कि मेरे को ये आगे प्रॉपर्टी मिलेगी, वो वैलिड नहीं है, उसको इन्फोर्स नहीं की जा सकती, और ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। अब हम केस लॉज देखते हैं। ये केस है 1923 का प्रिवी काउंसिल का, आनंदा मोहन रॉय वर्सेस गौर मोहन मलिक। इसमें क्या हुआ था कि एक विडो थी, उसके पास कुछ राइट्स थे और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और उस विडो के रिलेटिव्स थे। तो एक बंदे ने उस विडो के रिलेटिव्स से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जब भी इस विडो की डेथ होगी और जब आपको वो मिलेगी प्रॉपर्टी, जो विडो की प्रॉपर्टी है वो उन रिलेटिव्स को मिल जाएगी, तो वो पहले ही अपनी पास ट्रांसफ़र कर लिया उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन क्या हुआ, उस विडो और जो उसके रिलेटिव्स थे उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, और विडो ने डेथ होने से ही पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ उन रिलेटिव्स को ट्रांसफ़र कर दी अपने कुछ अग्रीमेंट में। तो फिर उस बंदे ने सूट फाइल करा कि मेरे को वो प्रॉपर्टी दो, क्योंकि मैं तो पहले ही वो अपने पास ट्रांसफ़र करवा चुका हूँ, कि जो मेरे को विडो के डेथ पे आने वाली थी आपके पास, अब वो पहली आ गई तो अब मुझे दो। तो इसको कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रांसफ़र है वो एक स्पेस सक्सेशनस है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है जो ट्रांसफ़र है वो होप के ऊपर बेस्ड था, एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बेस्ड था। और जैसे कि सेक्शन 6 सब क्लॉज ए ऐसे ट्रांसफ़र्स को अलाउ नहीं करता है, तो ये इस वजह से ये ट्रांसफ़र वाइड है। एक और केस लॉ देखते हैं, अमित नारायण सिंह वर्सेस गाया सिंह 1917 का। इसमें क्या हुआ था
कि एक फीमेल होल्डर थी जिसके पास प्रॉपर्टी थी और एक माइनर था जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी आफ्टर द डेथ ऑफ फीमेल होल्डर। लेकिन फिर क्या हुआ, जो माइनर का गार्जियन था उसने एक कॉम्प्रोमाइज़ में आए फीमेल होल्डर के साथ और किसी और अदर रिलेटिव के फेवर में वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा दी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ फीमेल होल्डर जो माइनर था जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी उसने सूट फाइल करा उस प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए। तो कोर्ट ने उनको बोला कि जो हिंदू रिवर्सनर है जिसको प्रॉपर्टी बाद में मिलने वाली थी उसका कोई राइट या कोई इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में जब नहीं है जब तक वो फीमेल होल्डर अलाइव है, और उसका जो राइट आता है वो उनकी डेथ के बाद ही आता है, वो भी अगर वो प्रॉपर्टी उनको ट्रांसफ़र करती है। अनटिल देन वो एक बस मेयर पेस सक्सेशनिस्ट है, मतलब वो एक मेयर होप है कि मेरे को वो प्रॉपर्टी मिलेगी। अब इसको एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक इंसान है ए जिसकी वाइफ और डॉटर हैं। तो उसमें से क्या होता है, जो उसकी डॉटर है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिलीज़ कर देती है बहुत कम कंसिडरेशन के लिए, और उसी के बाद ए की डेथ हो जाती है। तो अब जो बी है वो जब उनकी डॉटर है क्लेम करेगी अपने शेयर के लिए इनहेरिटेंस में अपने फादर की प्रॉपर्टी, तो बी उसको मना नहीं कर सकती है। जो वाइफ है वो उनको मना नहीं कर सकती है, क्योंकि जिस टाइम पे उनके डॉटर ने उस अपनी प्रॉपर्टी रिलीज़ करी थी, ट्रांसफ़र कर दी थी, उस टाइम पे वो एक ट्रांसफ़र एक होप था कि मेरे को प्रॉपर्टी मिलेगी तो मैं जब ट्रांसफ़र कर दूंगी। और उस टाइम वो उस प्रॉपर्टी की ओनर नहीं थी, और उस टाइम वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका कोई राइट नहीं था जो कि उन्होंने छोड़ दी। तो ये भी वो इसलिए वो जो ट्रांसफ़र है वो इनवैलिड है, और वो अब उनके एक ही डेथ के बाद वो अभी भी उस प्रॉपर्टी में शेयर क्लेम कर सकती है अपने फादर के डेथ के बाद।